ठीक है, तो मैं आज ये चैप्टर खत्म कर देता। ठीक है, ठीक है, आज ये सब क्वेश्चन में दे रखा है एरिया अंडर कर्व। आप में से कई लोग जानते हैं और कईयों को अच्छे से पता है कि सर ये चैप्टर तो कप ऑफ माई टी है सर, एरिया अंडर कर्व, है ना। अच्छा, अब इस वाले चैप्टर में आपको कहां तकलीफें आती है वो बता देता हूं। तकलीफ कहां कहां आ सकती है वो बताता हूं। तकलीफ एक तो मनोवैज्ञानिक है आपकी कि सर मेरे को ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। हाँ जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो इसमें सर ग्राफ से बच सकते हैं क्या? तो जवाब है क्यों बचना है, क्यों बचना भाई। ये तो सामने से चल करके 101% है, 100% चैप्टर है, 100% चैप्टर है। मात्र दो दिन का चैप्टर है, 2 डेज का चैप्टर है। मैक्स टू मैक्स 2 दिन, मैक्स टू मैक्स 2 दिन के अंदर आप इस चैप्टर के ऊपर पूरा अधिकार बना सकते हो। कहीं कोई बेचारा तकलीफ ही नहीं देता, इतना सीधा चैप्टर है। 100% गारंटी है एक क्वेश्चन मेंस में आएगा ही आएगा। मैं तो कहता हूं कई बार बच्चे हैं ना जब ये पूछते हैं ना कि सर बता दो वो 7 टॉपिक, वो 8 टॉपिक जिनसे 99 परसेंटाइल बन जाए, उसमें से मैं इसका और डी का नाम लेता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं कहता हूं वो आदमी लिटरली बेवकूफ है, उसे सच में नहीं पता कि कैसे पढ़ाई करनी है। अगर उसे सिंपल नॉलेज भी है ना, उसने अगर 2 चैप्टर्स की बर्बादी लिख दी ना तो बेवकूफ ही यार वो। एक तो एयूसी और एक डीई, इतना मिनिमम डेफिनेट इंटीग्रेशन की जरूरत होती है। कई बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं सर मैंने वो पिछला वाला चैप्टर अटेंड नहीं करा, क्या मैं इससे शुरू कर सकता हूं, है ना। तो अगर तूने पिछला नहीं करा, इंडेफिनेट कर रखा है, उसकी जो सिंपल प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे तेरा काम बन जाएगा। पहली बात तो ये काम खत्म हो गया। शाम को हमारे पास में कोई है ही नहीं, हमारे सारे लोग धनतेरस की पूजा पे चले जाएंगे। हमने बड़ी मुश्किल से कल के दिन का मैनेज करा है। कल के दिन पे भी आपकी क्लासेस है सुनने में मेरे को। हाँ ठीक है चलेगा, तो भी है तो सही ना। ठीक है, अरे आपको नहीं पता वो 11th 12th में भी है शायद क्लासेस। तो एनीवे अपन तो इस पे रहते हैं ना अपन। कल मेरा वन शॉट है ना तभी तो। अच्छा मैं आपको एक और बता देता हूँ, फिर आप में से कई बच्चे मेरे को बोलना मत, क्योंकि हमारे पास पीछे टेक टीम नहीं होगी। इशू रह सकता है कि हम हो सकता है आपके ऐप पे अपलोड ना कर पाए, ऐप पे अपलोड ना कर पाए। ठीक है, हो सकता है। हाँ नहीं आप समझे नहीं ना, नोट्स की बात नहीं कर रहा, हम अपलोड ही नहीं कर पाए, हो सकता है क्योंकि टेक टीम ही नहीं होगी ना, हमारे पास टेक टीम नहीं होगी। क्योंकि वो सब देखो धनतेरस के दिन से सब छुट्टी पे चले जाते हैं। आप इसमें हमारी मजबूरियां समझो। तो आपके पास एक ही चॉइस है, आप साथ साथ बैठ के कर लेना वो चैप्टर। क्योंकि आप अपने आप को पहले देख लिया करो 10-15 मिनट आईने के अंदर, अपनी खूबियों को बताया करो एक दूसरे से, आप और आईने में बैठे हुए इंसान से बातें किया करो। और तब आपको पता चलेगा कि आईने में बैठा हुआ आदमी आपको ये बताएगा कि जो चला गया वो चला गया, मतलब वो आपने आज तक कभी नहीं पकड़ा, वो आज तक आपने कभी नहीं पकड़ा। आपने बहुत ट्राई कर लिया, उसके चक्कर में आप रोने लग गए, लेकिन आपसे आज तक नहीं हुआ वो। क्योंकि क्योंकि वो चीजें तो साथ साथ चल रही है, वो हो गई मैंने, जिससे नहीं हुई वो गया, गया सो गया, फिर तो गया। फिर तो आप अगले वाले चैप्टर को भूल जाओ कि भाई ये भी खत्म हो गया, तो फिर तो मतलब आप समझो गड़बड़ कर दोगे आप। तो जो करना है कल के दिन पे ही कर लेना भैया। ठीक है, क्योंकि कल के दिन पे ऐसा कोई आपका काम भी नहीं है कि सर मैं तो दिवाली के दिए मांज रहा था, ऐसा भी कोई काम नहीं है। ठीक है, कि सर मेरे को तो मम्मी ने पकड़ लिया था भाई सर कि भाई ले बेसन की चक्की बना, ले बैठ आटा गूंद, ऐसी भी कोई बात है नहीं। ठीक है, घर वालों ने पहले ही काम करवा लेना है। आपको दिन में 2 बजे से हमारा कार्यक्रम है, 2 बजे से लेकर के मैक्स टू मैक्स अपन 7-8 के बीच में खत्म कर देंगे। ठीक है ना। तो कल ही कल में एक चैप्टर भी हो जाएगा अपना, अच्छा एक भला वाला काम है ना। तो आप में से कोई ये मत सोचना कि हम ऐप पे नहीं चढ़ा पर, ऐप पे कहाँ है, कहीं आएंगे तो मतलब ऐप पे नहीं दिख रहा, अरे नहीं दिख रहा भैया कुछ कह नहीं सकते। और हो सकता है यूट्यूब पे भी ना दिखे। ठीक है, पता चला चोट हो गई। क्या टेस्ट की बातें करो, हाँ हाँ हाँ, वो कोशिश करेंगे, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन ना तो केशव भैया हैं हमारे, सब इधर उधर हैं, है ना। अच्छा इसमें पहले बेसिकली प्राइम कंसेप्ट बता देता हूँ, जो हमारे इसमें प्राइम कंसेप्ट हैं वो बता देता हूँ। प्राइम कंसेप्ट है साहब, बहुत ही सिंपल सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर। कंसेप्चुअली देखा जाए तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। पहले वाले का नाम है वीएस मेथड। ठीक है, वीएस मेथड का मतलब होता है वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। ठीक है, गरीब बच्चे की नजरों में बताऊं तो वर्टिकल स्ट्रिप मेथड का मतलब होता है व्हेन वी यूज लिमिट इन एक्स। ठीक है, जब हम लिमिट एक्स में यूज करें तो समझना हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप मेथड यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये
कि अगर सपोज करो कि ये आपको है ना, जैसे लाइनें क्या मिलेंगी कि एरिया बाउंडेड बिटवीन y is equal to fx, x is equal to a, x is equal to b एंड x एक्सेस है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा अगर ऐसा कभी दे रखा है तो आपको ये पता होना चाहिए ये हमारा फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू a आया, यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू b आया, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b और x एक्सिस के बीच में बंधा हुआ माने परिबद्ध, घिरा हुआ, ठीक है। एरिया अगर कोई पूछेगा तो वी अज्यूम दैट वी हैव ए स्ट्रिप, तब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिप है जो कि ऐसे है, वर्टिकली है ना, इस तरह की एक स्ट्रिप है इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिप है और ये वाली जो स्ट्रिप है इसके अंदर ये मामला ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। हमारे पास में ये है कि ये वाली जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप दिख रही है ना, ये वाली जो स्ट्रिप है इसकी मोटाई है, क्योंकि x में यूं यूं मूव हो सकती है तो इसलिए इसकी मोटाई है डेल एक्स, ठीक है। इसकी मोटाई है डेल एक्स बढ़ करके बन जाएगा dx, इसको dx बोल देता हूं, चलेगा, है ना। और इसकी जो हाइट है दैट इज फ्रॉम y, वो y बता रहा है, हाइट माने y, तो हाइट हो जाएगी y। अगर मैंने y इसकी हाइट ले ली है तो y जो है वो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम a टू b, तो हम कहेंगे कि हमारा x a से चला b तक, राइट है। और एक स्ट्रिप का एरिया y डॉट dx है, एक स्ट्रिप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, रेक्टेंगुलर माने लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आप यूं कह सकते हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इज y, breadth is dx, y dot dx, length into breadth, that is one rectangle, one vertical strips का एरिया। और ऐसे स्ट्रिप के एरिया को we have integrated, not integrated, we have summed up, हमने सम किया है, मैंने सिग्मा लगाया है a से लेके b तक, है ना। और इस सबका तो हम पहले व्याख्यान तो पहले ही कर चुके हैं, तो बस अपने को सीधे से यही सीखना है। गरीब बच्चे को क्या सीखना है, गरीब बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो मैं आपको बताता हूं। देख भाई सीधी सी बात है, जब तो लिमिट x में चलाएगा तो पीछे dx लगाएगा, पीछे dx लगाएगा तो आगे y लगाएगा, बात खत्म, ठीक है। तेरे को नाम बस हाँ भरनी है, हुंकारा भरते जाना कि हाँ वर्टिकल हो गया, वर्टिकल है, हम वर्टिकल है, बाकी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तू तो सीधा सीधा खेलता था, टाइम वेस्ट करी मत। दूसरा है HS मेथड, HS मेथड, एंड व्हाट इज दैट, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड। अब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड क्या है बॉस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड का मतलब होता है जब हमारे को लिमिट जो दे रखी है ना वो y में यूज कर रहे हैं, व्हेन वी यूज लिमिट इन y, जब हम y में लिमिट का यूज कर रहे हैं, कहने का मतलब ये कि अब की बार सपोज करो कि ये अब की बार क्वेश्चन वाले ने दे रखा है, जैसे पूछा है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू fx, ठीक है ना, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b एंड y एक्सेस। अगर y एक्सेस के बीच का एरिया मांगा जाए तो कैसे निकालेंगे भाई, ऐसे निकालेंगे, हम लेंगे ये हमारा सपोज करो कि फंक्शन है, ये हमारी कोई लाइन है y इज इक्वल टू a, और ये हमारी कोई लाइन है y इज इक्वल टू b, और y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b के बीच में फंसा हुआ एरिया ये वाला है, और हमें इसका एरिया निकालना है। तो आपकी बार जब हम स्ट्रिप बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, वाह वेरी गुड, हम जब स्ट्रिप बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, है ना। इस बार स्ट्रिप ऐसे होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, और जब स्ट्रिप इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो कैसे इसको डील करेंगे वो बता रहा हूं, देखो, है ना। इसको ऐसे डील करेंगे कि हम इस बार इसकी जो मोटाई है वो लेंगे dy, क्योंकि y में मूव हो रहा है, y में डिफरेंस क्रिएट करता जा रहा है, तो इट इज dy। और इस तरह से लंबाई को हम लोग आज तक x ही बोलते हैं, तो ये x डॉट dy, एक स्ट्रिप का एरिया इज x डॉट dy। और ऐसे स्ट्रिप वी आर कैलकुलेटिंग या समिंग अप फ्रॉम y इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b, है ना। गरीब बच्चे को तो पता होगा y इज इक्वल टू a से y इज इक्वल टू b जा रहा है, तो सर पीछे dy लगाओ, आगे क्या लगाओगे x डॉट dy इज वन स्ट्रिप का एरिया, वन स्ट्रिप के एरिया को मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ठीक है। अब देखो ये दूसरी बात सुनो, h इज इक्वल टू एक्स वाई नहीं होता है ना, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स ही ले रहे हैं, लेकिन जब हम इसके अंदर x की वैल्यू निकालेंगे तो निकालेंगे f इनवर्स ऑफ y डॉट dy, y इज इक्वल टू a से लेकर के y इज इक्वल टू b तक, वो gy होता है बेसिकली, है ना, ठीक है। तो f इनवर्स है, अभी क्वेश्चन आएगा तब दिखा दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट की ओर, तीसरे बिंदु की ओर प्रयास करते हैं। तीसरा बिंदु क्या कहता है, तीसरा बिंदु है ना, एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। अगर दो कर्व्स के बीच का फंसा हुआ एरिया हो जाए तो क्या करने का है बॉस, अगर दो कर्व्स के बीच का एरिया फंसा हुआ हो तो कैसे निकालना है, मैं वो भी बताता हूं, देखो जाओ, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या क्या करना है, पहला काम, ये सपोज करो कि ये हमारा पहला फंक्शन है, इसका नाम है y इज इक्वल टू gx,
ये सपोज करो कि ये हमारा दूसरा फंक्शन है, इसका नाम है y इक्वल टू एफ एक्स। अगर ये हमारे पास में x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू b है ना, तो हमको इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। माने क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट हो रहा है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड बस x इक्वल टू b, क्योंकि x एक्सिस में इन्वॉल्व नहीं है। माने मुझसे आप ये वाला एरिया की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप मुझसे ये वाले एरिया की उम्मीद कर रहे हैं तो मैंने कैसे सोचा, मेरा दिमाग ने कैसे सोचा, मेरे दिमाग ने सोचा कि भाई मैं एक काम करता हूं कि मैं एरिया निकालता हूं ए से लेकर बी के बीच में, पहले जीएक्स के नीचे का, तो जीएक्स के नीचे का एरिया निकालते मेरे को ये पूरा एरिया मिल गया। ए से बी के बीच में इंटीग्रेशन करा, जीएक्स का पूरा ये येलो एरिया मिल गया। इस येलो एरिया के अंदर से मैंने ये जो है ना वॉयलेट एरिया है ना, कौन सा वाला, एफ एक्स के नीचे वाला, ये वाला हटवा दिया। इस येलो वाले में से जैसे ही मैं ये वॉयलेट एरिया हटाऊंगा, व्हाइट वाला एरिया बच जाएगा। तो मैंने क्या किया, जीएक्स में से एफएक्स का इंटीग्रेशन माने उसका एरिया हटा दिया, बस काम खत्म हो गया। जैसे मैंने ऐसा करा, मेरे को पता चल गया कि फाइनली मेरे को एक बहुत ही सुंदर मंत्र मिला कि जब भी एरिया निकालना हो ए से बी में, वो भी कौन सा वाला एक्स, एक्स वाला ए है ना, एक्स वाला ए और एक्स वाला बी निकालना हो तो मुझे हमेशा अपर माइनस लोअर करना है, अपर माइनस लोअर डॉट डीएक्स करना है। एकदम सिंपल, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, एकदम सीधा सीधा चल रहा है ना। चलते चलो चलते चलो चलते चलो, है ना, झिंगुर क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, एकदम आसान। अब इसी की वजह से आप में से कई बच्चों को यह बात जानने का हक बनता है कि जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन करते समय पर आपको ये पूछना चाहिए कि सर जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो क्यों आखिरकार इंटीग्रेशन मुझे सिर्फ इतना ही एरिया दे रहा है जो एक्स एक्सिस के ऊपर का है। माने मान लो जैसे एक सपोज करो, ये जैसे एक कर्वेचर है, ये एक कर्वेचर है और ये दूसरा कर्वेचर है। अगर मैं एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी के बीच का एरिया निकालता हूं तो मेरे ऑटोमेटिकली ये एक्स एक्सिस बीच में ही नहीं आएगा, पता है आपको। जैसे ही मैं अपर माइनस लोअर करूंगा और बीच में अगर एक्स एक्सिस आ भी रहा है ना, तब ये गिना नहीं जाएगा, तब ऑटोमेटिकली इसके नीचे का आएगा। लेकिन अगर सपोज करो कि सर ये नीचे वाला कर्वेचर ही नहीं है, तब जैसे ही मैं एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी के बीच में इंटीग्रेट करूंगा तो सिर्फ एक्स एक्सिस खुद ब खुद के बीच में आ जाएगा। ऐसा क्या चमत्कार, ऐसा क्यों आ रहा है, पहले तो नहीं आया था, जब दो कर्व तब तो नहीं आता, इसे कैसे बदलता दो कर्व। अरे एक्चुअल में सारी कहानी का मूल मंत्र एक्चुअल में दो कर्व ही है, माने जो थर्ड है ना, ये मेन प्रिंसिपल है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि मैं इसको अगर मैं एफ एक्स लिख लूं तो क्या बुराई वाली बात है, तो मैंने इसको ए से बी तक वाई की जगह एफ एक्स लिख दिया, लिख सकता हूं ना भाई मैं वाई की जगह एफ एक्स, है ना, तो और पीछे डीएक्स लिख दिया। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मैं पहले एक सेकंड इस पे तो एग्री करा लूं, क्या मैं वाई को एफ एक्स लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। अच्छा एक बात बताऊं, अगर मैं y की जगह एफ एक्स लिखने के बाद में एफ एक्स माइनस जीरो लिख दूं तो कोई दर्द है क्या। तो आप देखो एक कर्व मैंने क्या ले लिया, y जगह एफ एक्स ले लिया, एक y इक्वल टू जीरो ले लिया, और y इक्वल टू जीरो मैंने एक्स एक्सिस आ गया। मैंने ऑटोमेटिकली हर बार जीरो इन्वॉल्व होता है, मैंने एक्स एक्सिस इन्वॉल्व होता ही है। ठीक है, आ जाओ अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई पॉइंट नंबर 4 पे आ जाइए। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है बहुत छोटी छोटी बातें जिनमें से अपने कई क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक नाम है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी, अब सिमेट्रिसिटी क्या पंगे का नाम है, सिमेट्रिसिटी उस पंगे का नाम है जो कि आप देखते ही पता करके बता देता हूं क्या। जैसे जैसे आपने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x देखा तो आपको इसको देखते ही हंसी नहीं आई, आपको ये याद आया कि अरे इसमें तो सर डिग्री ऑफ y 2 है। हाँ, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिग्री ऑफ y 2 माने E1 है। अगर आपकी डिग्री ऑफ y E1 है ना तो 100% ये जो कर्वेचर होगा ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस होगा। क्या मतलब होता है सर इसका, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर ये सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस है तो जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसा एक्स एक्सिस के नीचे होगा। क्या मतलब, जैसे देख जरा ग्राफ को, जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसा एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो इसका हमारी कहानी से क्या लेना देना सर, कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं ना तो इंटीग्रेशन करते टाइम पे लेट से जैसे तेने 2 से, मान लो ये 2 है और ये 5 है, आपने 2 से 5 के बीच में इंटीग्रेशन करा, तो 2 से 5 के बीच में जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो इंटीग्रेशन करते जो एरिया होगा ना फंस जाएगा। मैंने कहा था ना कूद करके एक्स एक्सिस बीच में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि जैसे इंटीग्रेशन करोगे ना आपका एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया निकलेगा, नीचे का एरिया भी तो निकालना है तो आपको डबल करना पड़ जाएगा। क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो आपको सीधा डबल से काम हो जाएगा। अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता तो फिर आपको पता करना होता ऊपर कितना एरिया नीचे कितना एरिया, वो फंस जाती है। ये सिमेट्रिक इसलिए आपको डबल करके काम हो जाएगा।
कहने का मतलब आप इंटीग्रेशन करोगे और डबल कर दोगे कि भाई मैंने 2 से 5 तक का इंटीग्रेशन करा है y.dx का, ठीक है, और मेरे को डबल करना पड़ा है पूरा एरिया निकालने के लिए, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। ऐसा फायदा मिलेगा, ठीक है, सिमेट्रिसिटी पता होने का। अब मैं दूसरे के ऊपर बात करता हूं। मान लो यही कर्वेचर अगर सपोज करो कि मैंने आपसे बोल दिया होता कि भाई हमने तो, है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लिखा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लिखा है, तो आपको यहां से समझ में आ गया कि सर जी अब तो मैं ये पकड़ गया कि डिग्री ऑफ एक्स 2 है, माने E1 है। अगर डिग्री ऑफ एक्स E1 है तो इसका मतलब अब मैं ये भी समझता हूं कि सिमेट्रिक टू वाई एक्सेस होगा। हाँ होगा। आपके लिए ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, मेरे लिए वाई इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर बाई 4a है, माने मेरे लिए वाई इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर ही है एक तरह का। तो वाई इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है मेरे भाई, ऐसा, ठीक है। तो जब भी मेरे से आप इंटीग्रेशन कराओगे, इंटीग्रेशन कराते टाइम पे जैसे आपने मेरे को स्ट्रिप दी, तो मैं इधर का ही एरिया निकलवा पाऊंगा और मेरे को इधर वाले के लिए डबल करना ही पड़ेगा, फिर से डबल करके आंसर बनेगा। एक और बात, पॉइंट नंबर 33 पे आ जाओ। अरे सर मेरे को तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू जैसा 1 मिल गया, तो क्या होगा? मैंने कहा अगर आपको ऐसा मिल गया तो आप खुश नसीब हैं कि आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का पता होना चाहिए कि अब आपकी डिग्री ऑफ एक्स, ठीक है, और डिग्री ऑफ वाई दोनों इवन है, दोनों की दोनों इवन है, बोथ इवन। अब क्योंकि दोनों की दोनों इवन है तो आप 100% मान लेके चलिए कि नाउ इट इज सिमेट्रिक टू बोथ एक्सिसेस होगा। अगर ये दोनों एक्सिसेस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो जब इस आलू को आप बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको एक तरफा एरिया करके उसका 4 गुना करना पड़ जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4, है ना। उम्मीद है ये सब आपको आता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि बताना मेरा कर्तव्य है। अच्छा, हम्म इसमें कुछ एक चीजें हैं जो रिमार्केबल हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना। कुछ ऐसी बातें जो समय आने पे समझ में आ जाती हैं, लेकिन समय से पहले अगर दिख जाए तो शायद आप कुछ चीजों को लेकर बचाव कर सकते हैं, ठीक है। एक, है ना, पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं, ठीक है। इफ वाइल इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, ठीक है, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b के बीच में इंटीग्रेशन करते टाइम तक अगर हमारे को पता चलता है सम ऑफ एरिया इज नेगेटिव, मान लो कुछ एरिया जो है वो नेगेटिव है, सम ऑफ एरिया इज नेगेटिव, देन क्या होगा? देन वी यूज मॉडुलस, ठीक है, देन वी यूज मॉडुलस टू मेक दैट एरिया पॉजिटिव, ठीक है। तब हम उस एरिया को पॉजिटिव बनाते हैं, तब जाकर के हमारी काम करते हैं ना, ठीक है। अरे ये सब बैठे बैठे क्या लिख रहे हो तुम लोग, हैं? अरे वाह, धन्यवाद हितेश, ठीक है। दैट एरिया पॉजिटिव, है ना। अब उस एरिया को पॉजिटिव बनाने के लिए, है ना, ये क्या कहानी है अब समझाता हूँ, देखो जरा। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैं जिन बच्चों से बात कर रहा हूँ वो सब 12वीं पास हैं, एरिया वैसे उनका लास्ट ईयर देखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ कि मान लो कुछ एरिया ऐसा था कि आपने एरिया निकाला, आपको एक्स इज इक्वल टू ए यहां मिला, आपको एक्स इज इक्वल टू बी यहां मिला, ठीक है, और आपको ये वाला एरिया A1 है, ये वाला एरिया A2 है, ये वाला एरिया A3 है। आप जब इस चैप्टर में चल रहे होगे तो ये सिंपल पिछला चैप्टर की तरह से इंटीग्रेशन मात्र नहीं है, ठीक है ना। आपको पता करना पड़ेगा कि इससे लेकर के C1 तक और C1 से लेकर C2 तक और C2 से B तक जो आप एरिया निकाल के आए हैं, तो एरिया के अंदर आपका सिंपल A से B का इंटीग्रेशन नहीं बोलने का, अब आपको बोलना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन आपका चला था A से लेकर B तक, ठीक है, फंक्शन के नीचे का एरिया विच वॉज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने पे आप कुछ नहीं कहोगे, लेकिन जैसे ही, है ना, A से लेकर C1 तक, ठीक है, अब C1 के आगे जब आप चलोगे C1 से लेकर C2 तक, तो जैसे आप fx के नीचे के एरिया का इंटीग्रेशन करके निकालोगे ना, तो आपको पता लगेगा ये एरिया तो नेगेटिव है। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो आपको इस जगह पे मॉडुलस लगाना पड़ेगा, अब आपको इस जगह पे मॉडुलस लगाना पड़ेगा, और फिर C2 से लेकर के आप जब B तक जा रहे होगे fx.dx कर रहे होगे, देन इट्स ओके,
तो इसका मतलब आपको यहां थोड़ी समझदारी दिखानी है। क्या समझदारी दिखानी? जो नेगेटिव एरिया उसमें मॉडुलस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पिछले चैप्टर की तरह से एल्जेब्रिक सम नहीं है। नाउ वी आर डूइंग मॉडुलस सम। मॉडुलस सम निकाल रहे हैं, हमारे को पूरा एरिया जोड़ जुड़ा के चाहिए, है ना, घटा पिटा के नहीं चाहिए। तो याद रखना एक और बात है ना, तुम मेरे से बातें करना चाहते हो? नहीं। मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं, है ना। अच्छा, ये तो मेरा ना ख्याल है शायद आप में से सभी को पता ही है, तो मैं इस पे क्या ही बात करूं। ठीक है। अच्छा, अब एक दो चीजों के बारे में और समझ के चलना। देखो भैया, एंट्री करने से पहले ही बता दूं कि कई बार आपके सामने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी। जैसे मान लो ये एक पैराबोला है, यहां पे कहीं पे आपसे किसी ने टेंजेंट बनवा दिया। अब जब आपने इंटीग्रेशन करा, तो देखो भैया, ऐसा सिंपल सिंपल लॉजिक पे बात करता हूं। अब जब आप इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन करने के टाइम पे आप अपर माइनस लोअर इस तरह से सोचोगे हर बार, है ना। लेकिन मैं आपको सलाह यह दूंगा कि ये दो बातों को गहराई से समझना। पहली बात तो ये कि इसमें आपके सोचने का तरीका और पास वाले के सोचने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो तरीका लंबा है, और ये आपको क्वेश्चन के बीच में जाके रियलाइज हुआ कि यार ये लंबा रास्ता है, तो आप पीछे नहीं जाइए, अब आप चलिए आगे। इसमें किसी दूसरे के दिमाग से मत खेलना। तो ये फिर बात याद रखना कि नहीं, गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना है ना, ऐसा गड़बड़ मत मचाना एक तो। अच्छा, दूसरी बात, जैसे आप इसमें एक दो चीजों का और भी ख्याल रखेंगे। जैसे मान लो मैंने अगर इसमें इंटीग्रेशन करा, लेट से ये कुछ x इज इक्वल टू में -5 है ना, ये वाला पॉइंट कुछ अपने आप में लेट से 2,3 है। अब आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने x इज इक्वल टू 5 से लेकर के -5 से 2 तक का इंटीग्रेशन कर डाला। तो जैसे आप x इज इक्वल टू -5 से 2 तक का इंटीग्रेशन करो, तो यूजलेस हो गया यार ये। कैसे यूजलेस हो गया? क्योंकि मान लो ये जैसे ये कर्वेचर है, सपोज 1,2 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे, तो आपको इस तरह के इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप x इज टू -5 से 1 तक का ये जो ट्राइंगल बना है ना, इसका एरिया वैसे ही बिना इंटीग्रेशन के कैलकुलेट करो। क्यों बेवकूफी कर रहे हो इस जगह? सही है। दूसरा, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो 1 से लेकर के 2 तक के एरिया का इंटीग्रेशन करते समय पर आप दिमाग तो चलाओ। 1 से 2 तक के इंटीग्रेशन में ये जो ऊपर का, ये जो इतना सा जो एरिया दिख रहा है ना ऊपर का, उसमें अपर कर्व कोई और है, लोअर कर्व पैराबोला है। और जब आप नीचे चल रहे हो, तो अपर कर्व आपका पैराबोला हो गया है, और नीचे वाला कोई कुछ लाइन नहीं है। नाउ इट इज एक्स एक्सेस। तो आपको ये पहला इंटीग्रेशन माने पहला एरिया निकालना पड़ेगा, दूसरा निकालना पड़ेगा, तीसरा भी निकालना पड़ सकता है। और हो सकता है आप झोंक में बस ये तीन ही जोड़ आओ, फिर बाहर आके आपको पता चलता है कि नहीं साहब, ये पीछे कुछ 5,0 तक भी जा रहा था, और ये छोटा सा एरिया जो अंदर दबा हुआ था वो अलग और निकाल के आना था, वो आपसे छूट गया है। ये भी गड़बड़ हो जाती है। तो आपको ऐसे केसेस में इतने सारे चीजों को समअप करके निकालते हो। अब आप चल पड़े रास्ते से, तो अब आप पीछे मत हटो बहुत ज्यादा। मैं तो आपको सलाह दूंगा, मान लो आप काफी दूर निकल गए, तो पीछे जाना तो बेवकूफी है, जाओ आप उसी रास्ते जाओ। जितनी देर में आप इसको सुधार करके वापस आओगे, मैंने सुधार करके वापस आओगे, उतनी देर में तो आपका वही आंसर आ जाएगा। बट दिमाग में एक और चीज भी लेके चलो कि अगर मैं ये हमारा, कई बच्चों को पता है कि सर जी ये y इक्वल टू 0 कहलाती है एक्स एक्सेस, और सर यदि मैं यहां से लाइन खींचता हूं, तो सर ये लाइन पे, क्योंकि ये पॉइंट 2,3 है, तो ये लाइन y इक्वल टू 3 कहलाएगी। मैं सर y में खेलना चाहता हूं। हाँ, y में खेलो ना, लेकिन अगर आप y में खेलोगे तो कहानी कैसे होगी वो भी बता देता हूं। ठीक है, कैसे होगी कहानी यार, 1 मिनट दीजिएगा।
ये इसका छोटा प्रोटोटाइप है। आई एक्सपेक्ट कि आपको दिख रहा होगा, है ना। अभी आप एक्स एक्सेस में अगर देख रहे हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप वाई एक्सेस में देख रहे होगे ना, अगर आप इसे वाई एक्सेस में देखोगे ना, तो वाई एक्सेस में देखने के लिए आपको इसको ऐसे घुमा देना चाहिए मन में, बस। आप जैसे ही याद रखना, और रोटेशन कौन सा करना है, रोटेशन करना है एंटी क्लॉकवाइज 90 वाला, दिमाग में, क्योंकि आपके पास में हमेशा कॉपी होगी, आप हमेशा क्वेश्चन कॉपी में करोगे, आपको कोई बोर्ड तो देगा नहीं, तो आप ऐसा तो कह नहीं सकते सर मैं बोर्ड कैसे घुमाऊं, जैसे मेरे लिए तो पंगा है कि मैं ये घुमा दूंगा तो सब नुकसान लाखों में जाएगा, ठीक है। तो ये इसको तो घुमा सकते हो ना आपकी कॉपी में जो आपके पास में, तो इसको घुमाओगे ना तो आपको पता चलेगा, अब नाउ इट इज अपर कर्व, इट इज, ये जो लाइन है दैट इज लोअर कर्व, अपर माइनस लोअर, आराम से आंसर आ जाएगा पहली लाइन में, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, पहली लाइन में ही आंसर आ जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी, आपको इश्यू आएगा ही नहीं। तो आई थिंक आप में से कई बच्चों को समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको y में चलते हैं तो y की दुनिया में अगर आपने, क्योंकि आप यहां पे लिमिट y में खेल रहे हो ना, तो आप y इक्वल टू 0 लिखोगे, y इक्वल टू 3 लिखोगे, गरीब आदमी को पता है सर ने पीछे y लिखा है तो पीछे dy लिखेगा ही लिखेगा वो बेचारा। अब यहां पे दो दो कर्व दिख रहे हैं तो उसे पता है समथिंग माइनस समथिंग तो होगा ही होगा। तो आपकी दुनिया में जब मैं इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूं तो दिस इज अपर कर्व, दिस लाइन इज लोअर कर्व, ये जो लाइन है ये लोअर कर्व है, ये एक अपर कर्व है, अपर माइनस लोअर हो रहा है। लेकिन अगर आप वाई में खेल रहे हो तो इट इज राइट माइनस लेफ्ट, राइट, ये राइट में पड़ता भाई, मेरे इधर का हाथ राइट है, ठीक है, और ये लेफ्ट है, तो आप इसीलिए बोलते हैं राइट माइनस लेफ्ट। तो जब भी वाई में खेलो तो राइट माइनस लेफ्ट डॉट डीवाई करना, ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक ये वाली बात आपको पकड़ में आ गई होगी, तो आप ऐसा याद रख लेते हो, खेलना एक बात और है ना। अच्छा, ये आप में से कई बच्चों ने ये भी सुन लिया होगा कि ये वाला एरिया जो है नेगेटिव है क्योंकि बिलो एक्स एक्सेस है ना, बिलो एक्स एक्सेस। सिमिलरली आपको ये भी जानने का पूरा हक है कि गलती से, है ना, गलती से आपका कर्वेचर ही इस साइड दे दिया जाए, आपका y इक्वल टू एफ एक्स ही इधर से दिया गया, और आपका जितना भी y इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी और y एक्सिस के बीच में बाउंडेड एरिया अगर इधर आता है लेफ्ट में, तो जब लिमिट y में चल रही होती है, जब लिमिट y में चल रही होती है और अगर सिंगल ही आदमी होता है तो लेफ्ट का एरिया नेगेटिव होता है। जैसे यहां बिलो एक्स एक्सिस एरिया नेगेटिव है, वैसे ही वहां लेफ्ट वाला एरिया नेगेटिव होता है जब लिमिट y में चल रही होती है। तो रिमेंबर ये छोटी छोटी बात समझते हुए चलना, ठीक है। वरुण इसमें बार बार क्यों बता रहे हो, मैं आप बोलो तो मैं हर बोर्ड पे लिख दूंगा यार, क्या बात कर रहे हो, मेरे को ये याद है, बोलो मेरे सरदर्द है यार, ठीक है। तो अब ये तो मेरे को लगता नहीं है कि मैं आपको इसमें क्या ही सिखा पाऊंगा, तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई बच्चे इस बात को समझते हैं, है ना। तो चलो साहब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन से प्रारंभ करा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तैयार हैं आप लोग, है ना। कोई जवाब नहीं, कहाँ हो आप, ओके। नो तो मेरे को लगा चले गए। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखना, कई बार वो लिमिट नहीं देगा, अगर वो लिमिट नहीं देगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब या तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल कर खुद लिमिट क्रिएट करनी है, और या फिर मेरे को ग्राफ बना के ही समझना है। ग्राफ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यस, मैं आपका देख रहा हूं अर्णव, आपके देख रहा हूं मैं कमेंट, आप बताओगे तो ना, हर बार आप ऐसे ही लिखते हो फिर कुछ, सर डबल करने का मतलब नहीं समझा, अभी अभी समझा दूंगा, वो सब समझा दूंगा, आप चिंता मत करो, वो सब अपने लिए बहुत आसान काम है ना। चलें भाई, करते हैं भाई क्वेश्चन, है ना। अब इसमें मेरे लिए एक थोड़ा सा दर्दनाक पॉइंट ये है कि मुझे पता नहीं है कि आपका एरिया कैसा है, एरिया आपका ऑलरेडी कैसा करा हुआ है, आई एम नॉट नोइंग टू दैट, ठीक है। तो मेरे को एक दिन में आइडिया हो जाएगा वैसे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं अपन लोग, एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई इक्वल में दे रखा है मेरे भाई साइन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल में दे रखा है मेरे भाई कॉस इनवर्स एक्स, और दे रखा है एक्स एक्सेस, ठीक है, एक्स एक्सेस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमको पता है, हम सब जानकार हैं, अगले ने हमारे को कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब लिमिट कहाँ दी है, लिमिट तो दी ही नहीं ना, बस ये दे दिया साइन वर्स एक्स है, तो हम लोगों ने साइन वर्स एक्स के लिए दौड़ लगाई कि भाई साइन वर्स एक्स तो होता है कहां से कहां में, -π/2 से +π/2 में, तो हमने साइन वर्स एक्स बना लिया, वो भी उल्टा फ, तो ये बन गया हमारा साइन वर्स एक्स, है ना। अब
कॉस इनवर्स एक्स की बाड़ी चली तो कॉस इनवर्स एक्स होता है 0 से पाई में, तो इट इज 0, ये रहा पाई। तो ये भैया ये ऐसे जाएगा और उधर से ये ऐसे आएगा, तो ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स है। y इज इक्वल टू में दिस वन इज कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स और एक्स एक्सिस के बीच में अब हमारे को एक ऐसा एरिया चाहिए जिसमें एक्स एक्सिस आ ही आए, तो एक्स एक्सिस को अपन ने डार्क कर लिया कि भाई तू तो आना ही आना है तेरे को। तो अगर किसी ने मेरे से पूछा कि भाई मेरे को एरिया निकालना है तो क्या करने का है बॉस, कैसे निकालोगे एरिया, कौन कौन सा एरिया, भाई मैंने कहा एरिया जैसे मैं एक्स एक्सिस पे चलना चालू हुआ, टीचू 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 टीचू, ठीक है, और यहां से देखा जाए तो फिर मैं चला, मेरे को आगे मिल गया कॉस इनवर्स एक्स टीचू 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 टीचू, फिर मेरे को मिल गया साइन इनवर्स एक्स टीचू 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 टीचू, और फाइनली देखो जरा क्या हमने एक घिरा हुआ माने परिबद्ध माने बंधा हुआ एरिया, क्लोज एरिया निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। अगर निकाल लिया तो मतलब यही मेरा एरिया है, बस यही मेरा एरिया। ये नहीं कह सकते सर टीचू 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 ऊपर चले जाते, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो जहां से मुझे दूसरा कर्व मिल जाता मैं वहीं से अपनी दिशा बदल लूंगा, है ना ऐसा। तो फिलहाल मुझे ये चौंच का एरिया निकालना है। चौंच का एरिया बहुत फेमस है, √2 - 1 होता है, ठीक है, साइन और कॉस की दुनिया में, आप वैसे भी दिमाग में भर लेना, ठीक है। अब ये वाला एरिया अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर, तो बच्चे का आया आइडिया कि सर एक काम करते हैं, ये तो पहले हमारे को पता है कि सर यहाँ पे ये 1 होता है और ये हमें पता है ये 0 होता है। अब एक ने कहा सर आपको कैसे पता है यहाँ पे 1 होता है, मैंने कहा साइन वर्स एक्स -1 से 1 होता है इसलिए पता है, ठीक है। ओ अच्छा, तो ये सर -1 है ना, हाँ, तो माइनस ये 0 से 1 है ना, तो फिलहाल अगर देखा जाए ये जगह, ये 0 से 1 के बीच की ये जगह, ये वाली जगह 1/√2। ओ ये 1/√2 है, हाँ ये 1/√2 है, ठीक है ना। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा, तेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करूंगा, ऐसे कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करेगा, इसको लिखेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, फिर क्या करेंगे सर, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स ये मिला करके 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, तेरे पास में आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना π/4, इसका अंदर एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1/√2, ऐसे सॉल्व करेगा। अच्छा इतना करना पड़ेगा, हाँ क्यों, सब कराया था नहीं ये सब बोर्ड के अंदर, सब नाच नाच की किया अपन ने, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद ये जो हरा है ना, जो मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ ये वाला जो हिस्सा, ठीक है, ये साइन वर्स के नीचे का एरिया है। तो अब अगर मेरे को एरिया निकालना है तो मैं एरिया निकालते टाइम पे आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1/√2, ठीक है। और ये क्योंकि साइन वर्स एक्स है, ये वाला फंक्शन साइन वर्स एक्स है, तो साइन वर्स एक्स के नीचे का एरिया, ये पूरा एरिया मेरे पास में आ गया है भाई 1/√2 तक का। तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है साइन वर्स एक्स डॉट dx, और फिर मैं आगे चला क्या 1/√2 से आगे चला, 1/√2 से कहां तक चला 1 तक, ठीक है। अब मेरे पास में दूसरा एरिया चालू हुआ, अब मेरे पास दूसरा एरिया कौन सा है, ये आपका फेवरेट कॉस इनवर्स एक्स के नीचे का एरिया, सही बात है ना, और मैं दोनों को सम अप कर रहा हूं, तो फाइनली मैंने इधर भी लिख डाला कॉस इनवर्स एक्स के नीचे का एरिया। अब आप में से कई बच्चों को पता है कि सर अब इंटीग्रेशन तो मेरे को इंटू 1 करके करना ही है, ठीक है, तो इंटू 1 करके इसका भी इंटीग्रेशन कर लिया, इंटू 1 करके इसका भी इंटीग्रेशन कर लिया, कर तो सकते हो आप, लेकिन आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं इंटू 1 करने का मतलब आईबीपी लगाना हुआ, कुछ का तो आंसर याद भी होगा आप में से कईयों को कि एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस के अंदर √1 + x², शायद आप में से कईयों को याद होगा, मैंने कहा था रट के रख लेना, ठीक है, लेकिन आपने रटा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अब आप बना लोगे ना इसमें, लेकिन अभी भी कम से कम नहीं करते हो, आपको 3 लाइन तो इंटीग्रेशन में लगेगी, फिर लिमिट रखने के अंदर 2 लाइन और लगेगी, ठीक है। तो कमरसम टास्क लग रहा है, तो इस जगह पर मैं आपको सलाह दूंगा, ठीक है, कि हम इसमें y में खेल के देखते हैं। ये लिमिट अभी तक x में थी, है ना, ये लिमिट अभी तक x में थी, अब मैं इसकी जगह पे y में खेल के देखता हूं। तो ट्राइंग लिमिट इन y, अगर मैं y में लिमिट डाल के देखता हूं तो लिमिट y में डालने का मतलब ये हो गया कि मैं ये समझ गया कि मुझे ऐसे एरिया देखना है ना। अगर आप इसको समझेंगे तो ऐसा समझे आप कि मुझे अचानक से ज्ञान हुआ है कि मुझसे ये मांगा जा रहा है ना, मेरे से आप ये वाला एरिया मांग रहे हो, ठीक है। मैं आपके सामने एक और कर्वेचर दिखा देता हूं कि मुझे ये ज्ञान हुआ है, ये जो छोटू वाला एरिया ना, ये छोटू एरिया, ये छोटू एरिया मांग रहे हो आप, है ना। तो अभी आपने मेरे को 0 से 1/√2 और 1/√2 से 1 तक जाते देखा, अभी मैं इसको मैंने कहा ना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में डाल रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में डालते अपर वाला हो गया कॉस, लोअर वाला हो गया साइन, भूलना मत आप, है ना। और मेरे ये लाइन का नाम है एक्स एक्सिस, इसे y = 0 कहते हैं, ये वाली लाइन का नाम है y = π/4, तो ये वाली लाइन हो जाएगी y = π/4,
ठीक है, ऑब्वियस बात है, ये मेरे से पूछ करके बिना बात के अपन हंसेंगे भी नहीं आपस में कि चलो भाई आज का तो एक डेड जोक आ गया हमारे पास में कि कौन पहले लगेगा। 0 तो π/4 ही जाएगा, है ना। तो नाउ अब मैं एरिया निकालूंगा कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 से बेटा जी y इक्वल टू π/4 तक। सही है, क्योंकि y में चला है तो पीछे लगेगा dy। अब मेरा अपर कर्व है ना, अपर माने राइट, राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट वाला x, तो मैं यहां लिख रहा हूं x राइट माइनस x लेफ्ट, भूलना मत आप, 0 से π/4। अब आप में से कौन बच्चा नहीं बता सकता कि राइट में, है ना, राइट वाले का नाम y इक्वल टू में cos इनवर्स x है, तो x बराबर में कितना हो गया मेरे भाई, cos y, और इधर वाला कितना हो गया, sin y डॉट dy। अब cos y का इंटीग्रेशन ज्यादा भारी है, cos इनवर्स x का वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये मेरे भाई कितना हो गया, sin x हो गया, sin y, है ना, ये हो गया sin y, और ये हो गया प्लस में cos ऑफ y। सो आई कैन से नाउ इट इज 0 से लेकर के π/4, 1/√2 1/√2 मिलके हो गया √2 माइनस के अंदर 0 - 1, हाँ, तो √2 - 1 सही आंसर आ गया, एकदम परफेक्ट, है ना, ऐसा। तो हाँ, बोर्ड पे भी घुमा सकता हूँ मैं, चाहता तो घुमा सकता था, लेकिन फिर वो सब बिगाड़ देता, मैं सब इसको उटपटांग कर रहा था। ठीक है, तो ये बेस्ट है ना, तो √2 - 1। अब आप में से कई लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहते थे सर, अब मैं समझा। ठीक है, 2 बातें हो गई, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अच्छा 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 अच्छा। अब इसमें क्या बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे अपने को ग्राफ के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजों की स्थिति पता होनी चाहिए, कुछ है ना, ग्राफ के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजों की स्थिति पता होनी चाहिए ना। जैसे मैं और बताता हूं आपको, है ना, 1 मिनट थोड़ा समय दीजिएगा कि क्वेश्चन के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे और पता करनी थी। ठीक है, एक और चीज पे चलते हैं, ठीक है, जिसके बारे में मेरे को और पता होना चाहिए। ओ क्या कर रहा था मैं, अभी तो मैं बोर्ड खराब कर देता। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड C if area bounded between y equal to 4/x square, 4/x square, x is equal to 1 and y is equal to c is 9/4, if I'm not wrong, मुझे 9/4 ही दिख रहा भाई, है ना, 9/4। ये कुछ पगला सा हो रहा है, लेकिन अब इसका करना तो पड़ेगा इलाज, है ना, चलो करते हैं। अब इसमें कहानी क्या है भैया, देखो ओसी की क्लास है, मुझे क्यों बता रहे हो, मेरे से बाहर आपका टेक्निकल टीम का आदमी पड़ा हुआ है, आप क्यों चिंता कर रहे हो, है ना। हाँ, तो आप आपको लगे कि भाई सर से पहले नहीं जाएंगे तो आप चिंता मत करो, हम 2 टीचर्स हैं, आपस में मैनेज कर लेंगे, तुम तो आगे चलो, दिमाग लगाओ इधर। हाँ भाई देखो, y इक्वल टू 4/x² का ग्राफ आप जानने से पहले समझ जाओ कि देखो 1/x² का जो भी ग्राफ होता है ना, वो अपने आप में एक फेमस इंस्टीट्यूट के लोगो साइन से मिलता जुलता है। ठीक है, ऐसा कुछ, तो 4/x² का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, तो उसको लेकर के आप टेंशन मत लो। ठीक है ना, अगर ये 4/x² का ग्राफ है तो अभी ये क्या बोला, x इज इक्वल टू 1, ये बोला x इज इक्वल टू 1, तो मैंने अपनी तरह से x इज इक्वल टू 1 लिख दिया, लेकिन इसने लफड़ा कर दिया, इसने कर दिया y इक्वल टू c। अब आप में से कोई थोड़ा भी समझदार होगा तो जिसको भी x की जगह पे 1 रखना आता है वो जानता है इट इज 1,4 हो रहा है, पता है ना। इसका मतलब आपका जो y इक्वल टू c है वो इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, ऑब्वियस बात है ना, इसके ऊपर तो जाएगा नहीं। तो समझदार क्या कहता है, समझदार पहली नजर में वैसे जा भी सकता है, कोई मनाई वाली बात तो है नहीं कि जा सकता है सर, चला जाएगा तो ठीक है, हम क्यों जाने कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, हमने y इक्वल टू सी यहां ले लिया, हमारे को तो ये वाला डायग्राम ज्यादा सुंदर लगा, तो वैसे देखा जाए तो मैंने y इक्वल टू सी को यहां लिया, यहां y इक्वल टू सी ऐसी लाइन होती है, अब देखो जरा ध्यान से, इस बंदे ने क्या स्मार्ट गेम खेला है, इस बंदे ने करा है कि x इक्वल 1 y इक्वल c और इसके बीच में फंसा हुआ एरिया, माने ये जो छोटू एरिया है ये एरिया 9/4 है। अब पंगा ये है कि अगर 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 ये y इक्वल टू c है तो मैं किस में खेलूं, x में खेलूं कि y में खेलूं, हाँ, अब y में खेलूं कि x में खेलूं, y में खेल लूं क्या, तो फिर मेरे को इधर y इक्वल टू c से y इक्वल टू 4 दिख रहा है, यूं ऐसा, ओके। देखो ये लोग मेरे को जबरदस्ती कह रहे हैं कि सर y में खेल जाओ, अब तो मैं तो y में खेल जाता हूं, चलो
लेकिन एक बात ध्यान रखना, वाई में खेलते टाइम पे मेरे को एक्स स्क्वायर से एक्स की वैल्यू निकाल के वाई में निकालनी पड़ेगी, माने मेरे को इसका इनवर्स क्रिएट करना पड़ जाएगा। आप अगर अभी भी एक्स में ही खेलोगे तो आपको थोड़ा, वैसे मैं आपको ये भी बताता हूं, जैसे ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार वाला सीन है। आपकी वाई की वैल्यू सी है तो वाई की जगह सी रखने पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/c हो रहा है। ठीक है, तो मतलब आपके पास में कितना बन जाएगा, 2/√c बन जाएगा। अगर आप एक्स में भी खेलना चाहो तो मैं तो तैयार बैठा हूं, मतलब आप तैयार हो जाओ तो। अगर अपर माइनस क्या, एक मिनट दोबारा बोलना, डायलॉग ही पकड़ में नहीं आया। मतलब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व क्या है इसमें, अपर कर्व कौन सा ले रहे हो तुम, मेरे को तो वो भी समझ में नहीं आ रहा कि अपर कर्व क्या कर रहे हो। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, मतलब तुम किस में खेलना चाह रहे हो, एक्स में खेलना चाह रहे हो कि मतलब, चलो मैं एक मिनट, ऐसा क्यों, मैं इतनी भी इतना टाइम कहाँ है यार हम दोनों के पास में, हम क्या चल रहे हैं। मैं आपके सामने एरिया ले रहा हूं, एक्स के नाम पे 1, एक्स इज इक्वल टू 1 से लेकर के एक्स इज इक्वल टू 2/√c तक का, ठीक है, चलते हैं ना। अब मेरा अपर कर्व हो गया, अपर कर्व हो गया 4/x², आई थिंक आपको पता ही है 4/x² माइनस लोअर कर्व हो गया है, लोअर कर्व ये वाली लाइन हो गई है, ठीक है, तो लोअर कर्व का नाम है y इक्वल टू सी, तो माइनस का c डॉट dx में क्यों इतना टाइम वेस्ट करो, तो इतनी देर में तो निकाल सकते हैं ना अपन मिल करके। तो माइनस का 4/x हो गया और माइनस का cx हो गया, और हमारी लिमिट कितनी है, और हमारी लिमिट है 1 से लेकर के 2/√c तक की, बिंदास, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, है ना। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो ये कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस का 4/x की जगह 2/√c, माइनस का c इंटू में 2/√c। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ x की जगह पर ये वाली वैल्यू डाली, अब मैं डालता हूं लोअर 1 वैल्यू 1, माइनस का 4/1 और माइनस का c, और ये सब मेरे को दिखा रहा है 9/4 आता हुआ, है ना, ऐसा कुछ बन रहा है भाई। अब देखो छोटी मोटी मार पिटाई चल रही है, ये 2 हो गया है सर जी, ये कट करके ये भी √c हो गया है, तो माइनस का 2√c माइनस का 2√c मिलकर के माइनस का 4√c हो चुका है, सही है, और ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस का हो चुका है, तो ये हो गया प्लस में c प्लस का 4, ओहो, और इजिकल टू में हो गया 9/4, और सुंदर बनाने की तैयारियां चल रही है, तो ये हो गया सर जी माइनस का 16√c प्लस के अंदर हो गया 4√c, 4c प्लस के अंदर 16 माइनस 9 बोले तो 7 हो गया। एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ चल रहा है भाई कहानी में, है ना भाई। अब ये अगर वाली बात सही है तो आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि सर मुझे तो 4x² माइनस में 16x प्लस का 7 जैसा कुछ लगा एक बार के लिए, तो सर मुझे 7 चौक 28, इसमें 14 और 2 दिखने लग गए, 4x² माइनस का 2x और माइनस का 14x प्लस का 7 दिख रहा है भाई, सही बात है ना। तो अगर ये 2x दिख रहा है तो मेरे को इन पूरी कहानी में से 2x कॉमन आता दिख रहा है, इस पूरी कहानी में से माइनस का 7 बार आता दिख रहा है, 2x के कारण से यहां से 2x दिख रहा है, और 2x अगर मैंने कॉमन ले लिया है तो 2x माइनस 1 भी दिख रहा है। क्या कहते हो, x के नाम पर सर एक मेरे पास में 7/2 आ रहा है और x के नाम पर एक मेरे पास में 1/2 आ रहा है, x बोले तो √c, सही है, तो एक तरह से √c के नाम पर है ना, x बोले तो √c के नाम पे इतना आ रहा है, तो क्वेश्चन वाले ने c पूछा है क्या, c पूछा है, तो c के नाम पे मेरे पास में एक तो आंसर आ रहा है 49/4 और एक आंसर आ रहा है 1/4, आप बताओ c के नाम पे 1/4 लूं या 49/4 लूं, काई को लेस देन, अच्छा, तो मतलब हमारे पास में लेकिन एक पोजीशन बनती है कि साहब ये 9/4 वाला एरिया ऊपर भी आ रहा है सर, समझ रहे हो आप, माने आप अगर बाय द वे आपके मन में जो ग्राफ आ रहा था ना, उसमें ये जो y इज इक्वल टू c को लेकर आए थे ना, x इज इक्वल टू 1 के बाद में, x इज इक्वल टू 1 को आप थोड़ा ऊपर तक निकाल के ले जाते, और आपने अगर 49/4 y इज इक्वल टू 49/4 भी ले ली होती ना एक लाइन, तो ये x एक्सेस, ये x इज इक्वल टू 1 और ये y इज इक्वल टू c, और इसके बीच में फंसा हुआ एरिया, कौन सा फंसा हुआ एरिया, थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया ना, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, x इज इक्वल टू 1 मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूं, मैं आपको तभी समझा भी पाऊंगा, नहीं तो समझा ही नहीं पाऊंगा, x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 49/4, y इज इक्वल टू 49/4 के बीच में फंसा हुआ एरिया, सर मुझे तो यहां पे भी दिख रहा था,
ये भी एरिया 9/4 हो सकता है, और अगर यही 1/4 होता तो ये वाला एरिया भी सर जी 9/4 हो सकता है। दोनों ही एरिया 9/4 हो सकते हैं। अगर आपने y इज 1/4 ले लिया तो ये लाइन नीचे हो जाएगी, अगर ये लाइन नीचे हो गई तब भी आपके पास 9/4 आएगा, और अगर लाइन ऊपर हो गई तब भी आपके पास 9/4 एरिया आएगा। माने आपके सर आंसर सी के नाम पे दोनों सत्य हैं, कोई गलत नहीं है। आप आने दो ऑप्शन को, मान लो ऑप्शन में दोनों दिया है, खुला खेलेंगे, खुला जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं, किसी भी एक पे आंसर लाएंगे, पूरे नंबर पाएंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट है ही नहीं कुछ, तो अगर अपन ये तो कह नहीं सकते कि सर ये वाला आंसर सही है और वो वाला आंसर गलत है। आंसर तो दोनों ही सच है। आई थिंक आपको मेरी बात तो समझ में आ गई होगी कि सर 9/4 तो सर दोनों में आ सकता है। नहीं, मुझे तो ऐसे लगा कि आपको मैं समझा चुका हूं। क्या? अरे तुम्हारे पकड़ में नहीं आया, हुआ गया ये, तुम्हें पता ही नहीं चला, मैं इतनी दूर तक समझा गया। आंसर तो दोनों ही सही है भाई, आंसर तो दोनों ही बराबर हैं। वो देने वाला बेवकूफ थोड़ी ना है कि वो दोनों आंसर देगा। अगर वो दोनों दे रहा है तो वो तो बोनस दे रहा है एक तरह से, चमका करके किसी भी सही आंसर पे टिक करिए, 100% आप ही का आंसर है। उससे क्या पता चलता है? सी तो कहीं पे भी हो सकता है ना, सी की पोजीशन 49/4 भी उसकी, 1/4 भी उसकी, उसने कहीं नहीं बोला। उसने ये बोला तीनों के बीच बाउंडेड होना चाहिए, और तीनों के बीच बाउंडेड एरिया की बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। हम जब 49/4 के बारे में बात करें तो ऊपर चला जा रहा है, जब हम 1/4 के बारे में बात करें नीचे आ रहा है, और मतलब 9/4 तो दोनों ही केसेस बनेगा ना। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अपर माइनस लोअर हो जाएगा। आप ऐसा ट्राई करके देखो ना, आपको इसमें कितना संकोच आ गया। लो करके देख लेता हूं, ठीक है, मुझसे करवा लिया करो ये सब काम आप। लो आ जाओ, इसको करके भी दिखा देता हूं। अगर मेरे से किसी ने एरिया मांग लिया होता ना, तो फिर मैं क्या लेता, एक मिनट, वाई के नाम पे लेता 49/4, माइनस में लोअर कर्व क्या है, वाई। अच्छा, एरिया निकाल रहे हो अपन, कहां से कहां तक निकाल रहे थे? अरे बात तो वही है, मेरे को तो वैसे ही आ गया ना, देख मेरा तो वैसे ही आ गया, तो मेरे को तो जरूरत ही नहीं है ना, मेरे तो फिर भी बस मैं सिर्फ इनको ये समझा रहा हूं कि मैं लेता कितना, 4/x²। नीचे वाला कर्व ये हो जाता, डॉट में dx हो जाता x के नाम पर। अब मैं इंटीग्रेशन करता, 49/4 होता, तो मैं यहां पे इंटीग्रेशन करता 2/√c। ठीक है, 2/√c माने 2/√, के अंदर कितना, 49/4, माने ये चला जाता 4/7। 4/7 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेशन करता। आप चेक करके देख लेना, आंसर सेम आएगा, 9/4 ही आएगा। मतलब दोनों आंसर बराबर हैं, इसमें ऐसा नहीं कह सकते, दोनों वैल्यू एकदम सही है। है ना? मैं तो मतलब मेरे को लगा कि शायद आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप मेरे से पहले मेरे को करेक्ट करोगे। ठीक है, लेकिन मुझे दुख तो तब हो रहा है कि जब मैं करेक्ट कर चुका हूं तब भी आप करेक्ट नहीं हो रहे, आप कंफ्यूज ही हो गए तगड़े वाले। इसमें क्या कंफ्यूजन है? इतना छोटी चीज पे कंफ्यूज होकर के अपने कंफ्यूजन का लेवल मत गिराओ आप। है ना? मुझे ऐसा लगता है ये तो बच्चों का गेम है बॉस, है ना? तो भाई सही है, चलो आज के दिन का तो टाटा करा जाए, कल मिलते हैं आप सब सभी के साथ में, है ना? हाँ, चलो। तो अरे अपनी एक बार जरा आप ये क्या कहते हैं, इसकी शीट कर लेना बस, डेफिनेट की। पीवाई क्यू लगा रहे होगे आप लोग, या मैं दे दूं आपको पीवाई क्यू? लगा लिए? तो अपन एक काम करते हैं ना, मैं आपको जैसे, अगर बाय द वे जैसे आप अभी अपने उसमें तो रहोगे ना, दिवाली की छुट्टियों में तो रहोगे ना, पढ़ोगे या अभी थोड़े मस्ती वस्ती करने का मूड है आपका? हाँ, आप तो मेरे हिसाब से तो जैसे अपने उसमें बांध लेना ना टाइम की, 8 बजे के बाद तो भाई मैं मस्ती करूंगा, 8 बजे से पहले शाम को 8 बजे के बाद ना, क्योंकि क्लासेस क्लासेस तो है नहीं। आप ही क्या, मैं आपको पूरे टेस्ट पेपर ही दे दूंगा ना, आपको चल चल के क्वेश्चन देता रहूंगा ना, ऐसी क्या बात है? लगा लो आप पीवाईक्यू वगैरह लगाओ आप अपनी तरफ से ना। एयूसी के लिए कितना पेज छोड़ दूं? एयूसी के लिए तकरीबन आप 12 पेज छोड़ दो, 12 पेज है बेटा जी। देखो पता नहीं है, ऐप पे तो नहीं होगी, पहले तो वही होगी यूट्यूब पे। ठीक है, फिर उसको चढ़वाएंगे, कोशिश तो करना।
अभी तो मैं आपको पहले आगाह कर रहा हूँ ना कि आप कंफ्यूज मत हो जाना कल को, पता चला। ठीक है। हाँ। तो याद रखिए ना, पहले तो अपन वहीं पे खत्म कर लेंगे ना, क्यों बिना बात के इसको टालते हैं। अभी तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। आपका नाम मैग्नस कार्लसन है। ओ मैं मुकेश। ठीक है।